हम लोग समसामयिकी पे बात करेंगे और साथ में इस समसामयिकी मतलब कि जो करंट में जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन हुआ है उससे आप अपडेट हो। उससे अपडेट होने के साथ साथ आप बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार क्योंकि पढ़ाया गया है उस बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझते हुए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसके करंट की चीज़ों को नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है ना। तो चूंकि सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय आय के बारे में देखेंगे और राष्ट्रीय आय से संबंधित जो करंट से बेसिस जो डाटे हैं उसको देखेंगे। राष्ट्रीय आय आप लोगों ने पढ़ा था। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? जो नहीं क्लास में रहे हो एक एक लाइन में अपना नोट करते जाएंगे। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? हमने बताया था कि किसी भी देश के द्वारा एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत देश के विभिन्न क्षेत्रों से होने वाला कुल उत्पादन क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय के कॉन्सेप्ट बताए थे। राष्ट्रीय आय के कॉन्सेप्ट में ठीक है, राष्ट्रीय आय जिन्होंने नहीं लिखा है क्या लिखेंगे? किसी देश के द्वारा नोट कर लीजिए जिन्होंने लिखा है, और जिन्होंने लिखा भी है वो भी अगर एक लाइन नोट कर लेंगे तो और भी ज्यादा मजबूती के साथ दिमाग में बैठ जाएगा, है ना। किसी भी हाँ राष्ट्रीय आय किसी भी देश के द्वारा एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत देश के विभिन्न क्षेत्रों से होने वाला कुल उत्पादन उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाती है। ठीक है ना। एक वर्ष में होता है। हाँ, एक वर्ष एक निश्चित समय अवधि क्या हो गया, क्या हो चाहे कह लीजिए चाहे एक वर्ष। ठीक है ना। इसके भी राष्ट्रीय आय के आपको कॉन्सेप्ट बताए गए थे, है ना। क्या बताया गया था? जीडीपी, जीएनपी याद होगा, है ना। एनएफपी बताया गया था। ठीक है ना। और फिर आपको इसको भी फिर एक था एनडीपी। ठीक है ना। ये सब कॉन्सेप्ट आपको बताए गए। फिर एक आपको बताया गया था जीबी। क्या बताया गया था? जी, है ना। ग्रॉस वैल्यू सकल मूल्य बढ़ाओ। इस सब के कॉन्सेप्ट पे बातें की जा चुकी है। ठीक है ना। तो हम लोगों को ये देखना है कि जो हमारा ये वर्ष जो बीता वाला वर्ष है उस वर्ष में हमारे देश की जीडीपी कितनी थी, हमारे देश की राष्ट्रीय आय कितनी थी, उसकी स्थिति क्या है, उसके स्वरूप क्या है, उसमें परिवर्तन क्या हो रहा है और किधर हो रहा है, कितना हो रहा है। तो उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग इसके आधार पर करंट की चीजों को देखेंगे। जैसे अगर हम बात करें जो अभी वर्ष चल रहा है, कौन सा चल रहा है? 2024। वित्तीय वर्ष कौन सा चल रहा है? वित्तीय वर्ष। अगर हम कहें कौन सा वित्तीय वर्ष है तो 2023 और 24 है ना। हमारा वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो आज अभी कितनी तारीख है? 10 मार्च। तो इसका मतलब 31 मार्च को हमारा एक वित्तीय वर्ष पूरा होगा। तो अगला वित्तीय वर्ष लगेगा 1 अप्रैल 2024 और वह वित्तीय वर्ष कहलाएगा, है ना, 2024 और 25। ठीक है। यह वित्तीय वर्ष अभी आया। यह वित्तीय वर्ष क्या है? अभी आएगा। इसका मतलब जो 2023 और 24 जो वित्तीय वर्ष चल रहा है इसकी जीडीपी की वृद्धि दर कितनी थी अभी हम एब्सोल्युटली बता नहीं सकते। बता सकते हैं? नहीं। ध्यान रखिएगा 3 आंकड़े होते हैं। एक होता है अनुमानित। क्या होता है बेटा? अनुमानित। दूसरा क्या होता है? त्वरित अनुमान। और तीसरा होता है संशोधित
जब यह वित्तीय वर्ष शुरू हुआ होगा तो एक अनुमान लगाया गया होगा कि ये जो वित्तीय वर्ष है 2023-24 उसकी जीडीपी की वृद्धि दर इतनी हो सकती है। यही तो अनुमान लगाया गया। तो अनुमान लगाया गया कि है ना 6.5% के लगभग रहेगी, अनुमान लगाया गया। अब जैसे ही 31 मार्च बीत जाएगा तो 2023-24 का एक सीएसओ जो इसका डाटा उपलब्ध कराता है एक त्वरित अनुमानित क्या करेगा, एक डाटा जारी करेगा कि हमारी जीडीपी की वृद्धि दर इतनी रही है, इतनी जीडीपी थी। इसके बाद क्या होगा, फिर 2-3 महीनों के बाद जैसे मई में जाकर के आपको एक संशोधित डाटा उपलब्ध, अब अप्रैल मई के महीने में, और आपको डाटा याद कौन सा करना है, मेनली आपको डाटा संशोधित वाली याद करना। कौन से? तो इस समय हमारे पास जो उपलब्ध डाटा होगा ये तो 2023-24 का तो पूरा संशोधित तो होगा नहीं, तो हमको संशोधित कौन सा उपलब्ध है, 2022 और 2022 और 23। तो हम लोगों को देखना है कि 2022-23 में जीडीपी की वृद्धि दर कितनी रही, या जीडीपी की वृद्धि, कुल जीडीपी कितनी थी, और समझ में आ रही। देखना होगा कि कुल हमारी राष्ट्रीय आय कितनी थी, देखना होगा जीपीए के अनुसार हमारे देश की आय कितनी थी, और ग्रोथ रेट साथ में क्या था। क्लियर हो रहा है ना? तो चलिए तो लिखिएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसको 2022 समझ रहे हैं ना, कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि 24-25 का हमको याद कर, अनुमान जो है उसे आप लोग करेंगे। यहाँ पे जो प्राप्त है एक अनुमान, हमने बताया 3 तरीके के डाटे होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो दिमाग में रखने वाला डाटा है वह ये डाटा है, ना कि ये सब। अनुमानित रखिए, याद रखिए, तो कितना अनुमान लगाया गया पूछा जा सकता है, लेकिन इसे आप हमेशा हर जगह पे मेंस में या कहीं पे भी इसको हमेशा प्रयोग करें, ठीक है ना? तो लिखिएगा वर्ष 2022-23 में भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी ऑफिस या ब्रैकेट में सीएसओ सांख्यिकी ऑफिस, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है ना, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस पहले ऑर्गेनाइजेशन था, अब क्या हो गया है, ऑफिस के अनुसार देश की कुल जीडीपी 160.06 लाख करोड़ रुपए थी, 160.06 लाख करोड़ रुपए। कितना थी? 160.06 लाख करोड़ रुपए थी, ठीक है ना? ये सभी लोग इसे नोट कर लेंगे। ठीक है ना? फिर ये इतनी तो जीडीपी थी, लेकिन जीडीपी की वृद्धि दर कितनी थी, लिख लीजिएगा। अच्छा, जब ये सीएसओ इस तरीके से कहे इतनी थी, तो 2 आधार पर ध्यान रखिएगा, हमको जीडीपी याद करना होता है, एक तो चालू मूल्य पर और दूसरा क्या है, एक चालू मूल्य पर और दूसरा क्या है, स्थिर मूल्य। जो स्थिर मूल्य होता है उसी को वास्तविक माना जाता है। जब ये कहा जाए कि देश की जीडीपी कितनी है, तो आपको इसका मतलब है कि आपको स्थिर मूल्य पे बताना है, ना कि चालू मूल्य। जब चालू मूल्य पूछा जाए तो आपको बताना है, लेकिन जब स्थिर मूल्य पे जब बात की जाए, तो या जीडीपी की बात की जाए या स्थिर मूल्य पे जीडीपी की बात की जाए, तो आप क्या करेंगे, तो वही जो है जो स्थिर मूल्य वाला होगा वही। तो लिख लीजिएगा 2022-23 में जीडीपी
के आकलन में जीडीपी के आकलन में इसके जीडीपी के आकलन में सीएसओ 2011-12 को आधार वर्ष के रूप में प्रयोग करता है। 2011-12 को आधार वर्ष के रूप में प्रयोग करता है। सीएसओ के अनुसार 2022-23 में जीडीपी की वृद्धि दर 7.2% थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीडीपी की वृद्धि दर 2022-23 में कितनी थी? 7.2% थी। किस पे थी? ठीक है ना। ये तो क्या था? जीडीपी। और हमने बताया था, ये तो हो गया ना। अब राष्ट्रीय आय की बात करें। अच्छा, राष्ट्रीय आय जीडीपी में क्या अंतर होता है? जब हम जीडीपी की बात करते हैं, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था, जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो मान लीजिए ये भारत है ना? तो भारत की आर्थिक भूभाग पर होने वाला कुल उत्पादन, इस भूभाग पर होने वाला कुल उत्पादन आपकी जीडीपी। जीडीपी की जब भी बात करेंगे तो सब चीजें कांस्टेंट है। मतलब ये कि किसी देश के द्वारा एक निश्चित समय के अंतर्गत देश के विभिन्न क्षेत्रों से, ठीक है, होने वाला कुल उत्पादन। लेकिन कहाँ पे एक शब्द जुड़ जाएगा? आर्थिक भूभाग। कहाँ पे? आर्थिक भूभाग। ये तो हमारी जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है। लेकिन जब ये कहा जाए राष्ट्रीय आय की बात करें, क्या कहें? राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय आय की बात करें तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारे देश में उत्पादन होता है, साथ में इस देश के बाहर से होने वाली आय भी, या हमारे देश से विदेशों में जाने वाली आय को भी राष्ट्रीय आय में आकलन करना। हमने बताया था कि इसे हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो हम उसको जीएनपी में देखते हैं। तो हमने बताया था ना, या राष्ट्रीय आय की अगर हम बात करें, या हम उसे एनएनपी, जीएनपी तो ग्रास होता है, एनएनपी को लेते हैं। एनएनपी बराबर अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? जीडीपी प्लस होता है क्या? निर्यात माइनस आय। याद होगा आप लोगों को, है ना? ये क्या है? ध्यान रखिएगा। हमने बताया था कि हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी देश के बाहर विदेशों में, मतलब अगर देखा जाए तो लगभग 2.6%। मतलब कम से कम 3 से 4 करोड़ लोग भारत के बाहर विदेशों में भारतीय या भारतीय मूल के रूप में रहते हैं। वो वहां पे भी काम करते हैं और वहां से भी पैसे कमाते हैं और हमारे देश में बेचते हैं। उसका आकलन हमारी जीडीपी में नहीं किया गया था, तो उसको हम किस में आकलन करते हैं? हम उसे जीएनपी में करते हैं। किस में करते हैं? जीएनपी या एनएनपी में करते हैं, जिसके कॉन्सेप्ट को हमने एक बार बताया था कि जीडीपी प्लस निर्यात माइनस आया। अब ध्यान रखिए, निर्यात क्या होता है, आयात क्या होता है, इस चीज को फिर से हम बता दे रहे हैं। निर्यात हुआ जो हमारे देश से वस्तुओं को उत्पादित किया जाए और विदेशों में बेचा जाए, उससे जो आय प्राप्त होती है वो हमारा निर्यात है। आयात क्या है? जो हम लोग विदेशों में भेजते हैं, लेकिन उसके लिए हमने खरीदते हैं। हमने उसके लिए आप लोगों के कॉन्सेप्ट बताया था, आयात निर्यात का। आयात किसे कहेंगे, निर्यात किसे कहेंगे? निर्यात कोई भी ऐसी आर्थिक क्रियाविधि जिससे हमको विदेशी आय की प्राप्ति हो, निर्यात है। और कोई ऐसी आर्थिक क्रियाविधि जिससे हमारे देश की आय विदेशों में चली जाए, आयात। याद है? अगर हम अपना सामान विदेशों में बेचते हैं तो हमको क्या मिलता है? आय की प्राप्ति होती है।
वो हमारा क्या है, निर्यात है। ठीक है ना। अगर कोई विदेशी से हम सामान खरीदते हैं तो हमारे देश की आय विदेशों में चली जाती है, तो क्या है, खूब कॉन्सेप्ट इसको एग्जांपल ले लेकर के समझाया। और अगर हमारे देश के लोग विदेशों में जाकर काम करते हैं और वहां से आय मिलती है तो भी क्या है, निर्यात है। आय का निर्यात है, श्रम का निर्यात। हमारे श्रम का एक्सपोर्ट होता है, उसके बदले में आय प्राप्त होती है। अगर कोई विदेशी तिब्बती, भूटानी, नेपाली अगर आकर के हमारे देश में रुकता है, काम करता है और यहाँ से पैसा लेके चला जाता है, तो इसका मतलब हमने क्या बताया था, हमने आयात किया, किसका, श्रम का आयात किया और उसके बदले में आय चली। तो ध्यान रखिएगा, चाहे सामान बेच करके हो, खरीद करके हो, वो आयात निर्यात में शामिल होता है, या हमारे देश के नागरिक विदेशों में जाएं, वहां पे काम करें और उससे हमको आय प्राप्त होती, तो भी हम क्या उसमें किसमें शामिल करते हैं, क्लियर हो रहा है ना। तो इसको आधार पर ध्यान रखिएगा, इसके आधार पर हमारी जो राष्ट्रीय आय है, अब हम जीडीपी की बात नहीं कर रहे, 2022-23 में हमारा जो है राष्ट्रीय आय कितनी थी, जीएनपी या एनएनपी कितना था, देख लीजिएगा। सीएसओ के अनुसार 2022-23 में कुल राष्ट्रीय आय 136.04 लाख, 136.04 लाख करोड़ रुपए, 136.04 लाख करोड़ रुपए। कुछ चीजें दिखाई दे रही है, यह जीडीपी से क्या है, जीडीपी से क्या है, इसका मतलब कि जो हम व्यापार करते हैं वह व्यापार हमारे अनुकूल, मतलब हमारा निर्यात कम होता है और आयात ज्यादा। ये डाटा ये बता रहा है कि हमारे देश में निर्यात कम और आयात ज्यादा होता है, जिससे हमारा व्यापार संतुलन हमारे प्रतिकूल है और जिसकी वजह से माइनस में हम चले जाते हैं। जीडीपी से हमारा जीएनपी क्या होता है, या राष्ट्रीय आय हमारी क्या दिखाई देती है, कम। इस डाटे का जैसे ही मूल्यांकन आपको करेंगे, आपको तुरंत मालूम हो जाएगा कि हमारा जो व्यापार है, हमारा जो विदेशों से हमारा जो लेन देन है, हम लेते ज्यादा हैं और देते, या हम यूं कहें कि हमारा निर्यात कम है और आयात ज्यादा है। इस वजह से हमारी ओवरऑल, ठीक है ना, देश के अंदर उत्पादन ज्यादा होते हुए भी यहाँ पे बैलेंस शीट हम देखते हैं तो क्या हो जाता है, क्लियर। चलिए अगला पॉइंट नोट करिएगा। 2022-23 में देश में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर, जीडीपी और राष्ट्रीय आय दोनों अलग अलग समझिएगा। राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर 7.4%, कितनी थी, 7.4%। चलिए आगे देख लीजिएगा, ठीक है, एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय आय जीडीपी से कम होने का मतलब देश में कुल आयात मूल्य ज्यादा और निर्यात मूल्य कम है, ज्यादा और निर्यात मूल्य कम है। अब हमने बताया था ये तो राष्ट्रीय आय हो गई, जीडीपी हो गई। अब राष्ट्रीय आय को प्रेजेंट करने का एक और भी माध्यम प्रयोग में लाया जाता है,
जिसे हम कहते हैं सकल मूल्य बढ़ाव या सकल मूल्य वर्धन, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं जीडीपी, है ना। तो लिख लीजिएगा सकल मूल्य बढ़ाव या इसे क्या कहते हैं वर्धन, ठीक है ना। शॉर्ट में क्या कहते हैं जीबीए, ग्रॉस वैल्यू एडिड, है ना जीबीए। अब जीबीए के अनुसार क्या प्रेजेंट करता है, लिख लीजिएगा 2022-23 में जीबीए के अनुसार जीबीए के अनुसार देश की राष्ट्रीय आय, जीबीए के अनुसार देश की राष्ट्रीय आय 147.7 लाख करोड़ रुपए, कितनी 147.7 लाख करोड़, 147.7 लाख करोड़, जिसकी वृद्धि दर 7% है। जिसकी वृद्धि दर कितनी थी 7%। अब आपको समझ में आया है। अगर आपसे कहा जाए राष्ट्रीय आय से संबंधित डाटे, तो 3 तो डाटा यही है कि जो कि क्या है अगले 3-4 महीनों में बदलने वाला है। 3-4 महीनों में फिर 2023-24 का संशोधित डाटा आ जाएगा, इसे आपको बदलना होगा। अब आप ही बताइए आप कौन कितना डाटा याद करेंगे, अनुमानित करेंगे कि त्वरित अनुमानित करेंगे कि संशोधित, मतलब घट पट होने लगेगा ना। इसलिए उन डाटों को ही याद रखें जिससे कि आपको हमेशा याद करने में आसानी हो। अब कभी भी ध्यान रखिए, अगर कभी भी अगर कहा जाए जीडीपी की वृद्धि दर, अगर इस साल अगर 7.2% है तो अगले साल क्या 7.2% रखेंगे? नहीं ना, हमेशा इससे ज्यादा होगी, टारगेट ऊंचा ही रखेंगे। लेकिन अगर दिमाग में अगर चीजें सेट है तभी तो कर पाएंगे, और नहीं तो फिर क्या होगी। अब बात आती है देश की स्वतंत्रता के बाद से लेकर के अभी तक वे कौन से वर्ष रहे जिसमें जीडीपी की वृद्धि दर या आपका राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर ओवरऑल सबसे ज्यादा, देश की स्वतंत्रता से लेकर के अभी तक, ठीक है ना। तो लिख लीजिएगा देश की स्वतंत्रता के बाद से लेकर अभी तक आधार वर्ष 2011-12 के अनुसार के बाद से लेकर अभी तक आधार वर्ष 2011-12 के अनुसार 2011-12 के अनुसार सर्वाधिक जीडीपी राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले वर्ष सबसे ज्यादा वृद्धि दर लिख लीजिएगा 1989-88 में सबसे ज्यादा कब थी 1988-89 इस वित्तीय वर्ष में जीडीपी की ग्रोथ रेट अभी तक के सभी वर्षों में सबसे ज्यादा थी। कितना था लिख लीजिएगा 9.4, कितना था 9.4। किसके समय में प्रधानमंत्री कौन थे राजीव गांधी, प्रधानमंत्री राजीव गांधी। दूसरा अगर देखे जाए सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाला वर्ष था वह 1975 और 76, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। यहाँ की जीडीपी की वृद्धि दर कितनी थी 9.2। फिर तीसरे स्थान पर 1999-2000, तीसरे स्थान पर 1999-2000 यहाँ पर कितनी थी जीडीपी की वृद्धि दर 8.8%।
और अभी हम कहें तो 2012-22-23 में कितनी थी? 2022 और 23 में जीडीपी की वृद्धि दर कितनी थी? 7.2%। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना? याद रहेगा बेटा? ठीक। अगर हम इसी चीज को कहें और भी थोड़ा सा देखें, ओवरऑल हमारे देश की जो इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी में सबसे ज्यादा जीडीपी की वृद्धि दर किस दशकों में? ठीक है ना? किस दशक में? लिख लीजिएगा, जीडीपी में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले दशक। वृद्धि करने वाले दशक। ऑप्शन में थोड़ा सा आप लोग अंदाजा लगाइए, देखिए कितना आप लोग, कुछ लोग अनुमान लगाते हैं। ये ऑप्शन, हाँ, क्वेश्चन है, ठीक है ना? सर्वाधिक जीडीपी में वृद्धि करने वाला दशक निम्न में से कौन सा? ठीक है, 1990 से 2000, 2000 से 2010, 2010 से 2020, 1980 से 1990। 90 से 2000। और कोई? 1980 से 90। क्यों भाई? चलिए देखिए, आप सबकी वृद्धि दर लिख लीजिए, ठीक है ना? एक दो की लिख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। अच्छा देखिए, मैं बताऊँ, सबसे पहले तो ये होना सही। क्यों सही होगा? ध्यान रखिए, ध्यान रखिएगा, 1990 तक हमारे देश की जो जीडीपी की वृद्धि दर थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी, वो 5 से 6% तक ही समझ जाती। 1991 में नई आर्थिक नीति आई थी, उस नीति के कारण हमारे देश में बहुत तेजी से आर्थिक सुधार हुआ। और जो आर्थिक सुधार हुआ तो सबसे ज्यादा आर्थिक सुधार कब हुआ? 1990 से लेकर के 2000। फिर वृद्धि तो हुई, लेकिन उसकी रेट थोड़ी सी पहले की तुलना में कम हुई। तो लिख लीजिएगा 2000, है ना? 1990 से 2000 कितनी थी? 8.8%। फिर 8.0%। तब इसमें 8.8, यहाँ पे 8.0, यहाँ पे 8.3। इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इन तीनों को याद रखिए, ये सबसे ज्यादा थी। अब 2020 से 30 वाला दिखाई देगा, ठीक है ना? 2020 से 30 वाला 2010 में क्या 8.3? 8.3, ठीक है ना? अच्छा, इसमें भी इन इस वित्तीय वर्ष में, इन 10 सालों में, जिसमें पिछला 10 साल था, इसमें सबसे ज्यादा वृद्धि किस वर्ष में हुई? ठीक है ना? तो 2017, इसमें भी 2017-18 में जीडीपी की सबसे ज्यादा वृद्धि, ठीक है ना? सर्वाधिक। और ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? 2000
ठीक है ना। 2021 के वित्तीय वर्ष में जीडीपी की वृद्धि दर नकारात्मक हो गई थी। कोविड का दौर था ना। 2020-21 में जीडीपी की वृद्धि दर कितना नकारात्मक थी? -6.6%, -0.6% नकारात्मक, मतलब बढ़ने के बजाय घट गई। -6.6। अच्छा, जब ये यहाँ पे कम हो गई तो सीधी सी बात है, अब हमको 2021-22 को भी देख सकते हैं, और 2022 और 23 तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, है ना। तो 2021-22 में लिख लीजिएगा 8.5%, और 22-23 में 7.3। चलिए, ये तो जीडीपी का हमारा एक कुछ इस तरीके की रीजन। अगर हम बात करें विश्व में सबसे ज्यादा जीडीपी वाला देश कौन सा है? कौन है? अमेरिका। वेरी गुड, लिख लीजिएगा। विश्व में सर्वाधिक जीडीपी वाला देश अमेरिका है। इसके बाद क्रमशः दूसरे तीसरे स्थान पर चीन और जर्मनी है। चीन और जर्मनी। और ध्यान रखिएगा, अभी ये पिछले महीने हुआ है, ठीक है ना। पहले क्या था? तीसरे स्थान पर जापान था। तीसरे स्थान पर कौन था? जापान। अब जापान किसके स्थान पे हो गया? चौथे पे। तीसरे पे पहुंच गया कौन? जर्मनी। इसका मतलब ये डाटा अगर आप पुराने किताबों में पढ़ेंगे, या कुछ अभी 6 महीने पुरानी कोई किताब होगी, तो वहां पे पहले दूसरे तीसरे स्थान पर आपको दिखाई देगा कौन? अमेरिका, चीन, जापान दिखाई देगा। लेकिन अब क्या होगा? अमेरिका, चीन, जर्मनी, और फिर जापान होगा। ठीक है बेटा, इस चीज को आप अपडेट रहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब भारत किस स्थान पे है? भारत लिख लीजिएगा 5वें स्थान पे। चौथे स्थान पर लिख लीजिएगा जापान, और 5वें स्थान पर भारत। और भारत के बाद छठे स्थान पर कौन है? यूके। 7वें स्थान पर फ्रांस, और 8वें स्थान पर इटली। ठीक है ना। अच्छा, क्रय शक्ति क्षमता की दृष्टि से भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। क्रय शक्ति क्षमता, परचेजिंग पावर, की दृष्टि से भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। जबकि क्रय शक्ति क्षमता की दृष्टि से, जबकि क्रय शक्ति क्षमता की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर लग्जमबर्ग है। लग्जमबर्ग एक देश है, इसकी क्रय शक्ति क्षमता सबसे ज्यादा है। लग्जमबर्ग है। लग्जमबर्ग है, हाँ, पहले स्थान पर। और सबसे कम क्रय शक्ति क्षमता किसकी है? देख लीजिएगा, विश्व में सबसे कम क्रय शक्ति क्षमता वाला देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित बुरुंडी है। एक देश है बुरुंडी, एक देश है, ठीक है ना, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। इसकी क्रय शक्ति क्षमता क्या है? सबसे कम है। अच्छा, क्रय शक्ति क्षमता
इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था सबसे पहले? लिख लीजिए, क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले गुस्ताव कौशल ने, प्रोफेसर गुस्ताव कौशल ने प्रतिपादित किया था। कौशल ने प्रतिपादित किया था, गुस्ताव कौशल ने प्रतिपादित किया था। ठीक, एक चीज ध्यान रखिए, एक क्रय शक्ति क्षमता क्या है? कौन बताएगा क्रय शक्ति क्षमता? कैसे किसी देश की हम अलग मापते हैं, किसी की ज्यादा है, किसी की कम है? कोई बता सकता है? ध्यान रखिए, हथियार जैसे हथियार वगैरह है, परचेजिंग पावर। चलिए, अब जैसे मान लीजिए जो दो देश होते हैं, दो देशों की या कई देशों की जो तुलना की जाती है, तो सभी देशों की तुलना में उनकी करेंसी का वैल्यू देखा जाता है। जैसे मान लीजिए अमेरिका है, अमेरिका और भारत, आपको मालूम है कि $1 बराबर लगभग 80 रुपए होता है। $1 के बराबर लगभग इस समय कितना है ना, 80 रुपए के लगभग है। अब इसका मतलब $1 बराबर क्या है, भारत का 80 रुपया उसकी विनिमय दर है। अब भारत में कोई 80 रुपए में भारत में कोई 5 किलो गेहूं खरीद लेता है। कितना? 5 किलो। और अमेरिका में $1 में कोई 4 किलो ही गेहूं खरीदता है। कितना खरीदता है? दोनों की करेंसी तो इक्वल कर दिया गया। तो ऐसे कंडीशन में अमेरिका की क्रय शक्ति क्षमता भारत से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कोई $1 में ठीक है 4 किलो खरीद रहा है और हम $1 में 5 किलो खरीद ले रहे हैं। हम डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं या रुपए में हम कन्वर्ट करें तो 80 रुपए हम उतना खरीदते हैं और $1 में उससे कम खरीदते हैं। तो भारत की क्रय शक्ति क्षमता क्या होगी? ज्यादा। तो भारत विश्व में क्रय शक्ति क्षमता की दृष्टि से विश्व में किस स्थान पे है? तीसरे स्थान पे। सबसे पहले स्थान पर लग्जमबर्ग और सबसे निचले स्थान पर कौन सा है? ठीक है ना। चलिए एक पॉइंट और नोट करिएगा। अच्छा, भारत में अब सर्वाधिक जीडीपी वाले राज्य है ना, अभी देखिए भारत के सर्वाधिक जीडीपी वाले दूसरे नंबर पे है चाइना। सर्वाधिक जीडीपी वाले राज्य कौन से हैं? कौन बताएगा? भारत में सबसे ज्यादा जीडीपी किस राज्य? दिखाया भी था ना, हाँ तो लिख लीजिएगा। पहले स्थान पर महाराष्ट्र, सर्वाधिक जीडीपी वाला राज्य में पहले स्थान पर महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु। तीसरे स्थान पर गुजरात। चौथे स्थान पर कर्नाटक। पांचवें स्थान पर उत्तर प्रदेश। किस स्थान पर है? पांचवें स्थान। अगर हम बात करें, इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए क्योंकि भूलिएगा नहीं, जीडीपी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में 5वें स्थान पर। किस स्थान पर है? 5वें स्थान। किस स्थान पर? 5वें स्थान। याद हो रहा है कि नहीं? ठीक है ना। अच्छा, 5वें स्थान पर है तो कितना है ये तो मालूम होना चाहिए। तो लिख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश की कुल जीडीपी वर्तमान में
16,45,317 करोड़ रुपए। 16,45,317 है ना करोड़ रुपए। ठीक है ना, इतना हो गया। अच्छा, अब उत्तर प्रदेश में भी सर्वाधिक जीडीपी वाले जिले है ना, उत्तर प्रदेश को भी कवर कर लिया जाए तो लिख लीजिएगा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जीडीपी वाले जिले कौन सा हो सकता है? कौन? हरदोई? क्या कर रहे हो, कहीं दूर दूर तक पता नहीं है उसका। अरे जीडीपी किसकी ज्यादा होगी? जो थोड़ा सा एडवांस होगा, जहाँ पे इंडस्ट्री होगी, जहाँ पे लैंड ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा। तो लिख लीजिएगा पहला जो जिला है गौतम बुद्ध नगर। नोएडा जिला नहीं है ना, नोएडा जिला नहीं है। अच्छा, नोएडा का फुल फॉर्म क्या है? पढ़ाया है कि नहीं? बताया है ना, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है ना, एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया है। ठीक है ना, किस जिले में है? गौतम बुद्ध नगर जिले में है। कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर जिले में पड़ता है। तो जिला तो बोला जाएगा गौतम बुद्ध नगर जिला। और गौतम बुद्ध नगर जिला का जो जिला मुख्यालय वो कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा। फिर एक और डेवलपमेंट किया ही गया था, फिर उसी के ही बगल में एक और भी एरिया डेवलप किया जा रहा है, जो और भी बृहत्तर हो गया, बड़ा हो गया है। तो फिर वहाँ पे जी लगा दिया गया है, ग्रेटर नोएडा कर दिया, दूसरा पर डेवलप किया गया। ठीक है ना, चलिए तो दूसरा लिख लीजिएगा। दूसरा जिला लखनऊ, तीसरा प्रयागराज, चौथा मेरठ और पांचवा आगरा। पांचवा क्या है? अगर हम बात करें जीडीपी की दृष्टि से सबसे कम जीडीपी वाला जिला कौन सा है? तो श्रावस्ती। लिख लीजिएगा सबसे कम जीडीपी वाला जिला कौन है? श्रावस्ती। कौन है? अगर अब हम बात करें, चलिए हम तो देश के लेवल पे देखा, विश्व के लेवल पे देखा, जिले के लेवल पे देख लिया। इस समय भारत में सबसे ज्यादा जीडीपी में वृद्धि करने वाला राज्य लिख लीजिएगा 2022-23 में जीडीपी में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन है? ऑप्शन दे? ऑप्शन में दे। पहला ऑप्शन यूपी, दूसरा ऑप्शन बिहार, तीसरा ऑप्शन तेलंगाना, चौथा ऑप्शन गुजरात, पांचवा ऑप्शन महाराष्ट्र, छठा ऑप्शन तमिलनाडु। हम दे ऑप्शन, अगर चाहिए ऑप्शन में दे सकता हूँ जितना चाहिए। चलेगा, लगाना हो तो कौन सा तुम हमने पढ़ाया है?
ऐसा हमने कभी नहीं बोला। किसी ने सुना? चलिए और तो यूपी तो नहीं है, महाराष्ट्र है। अब बिहार देखिए, बिहार तेलंगाना सर। नहीं तो बिहार बिहार से कौन है? बिहार। सबसे ज्यादा जो है किस जगह, किस राज्य की है? बिहार की ग्रोथ रेट। किसका बेटा? अच्छी चीजें और अब ये चीज, इस चीज को समझिएगा, कहाँ पे वृद्धि दर ज्यादा हो, जहां पे पिछड़ापन ज्यादा होगा वहां पे थोड़ा सा प्रयास करेंगे, वहां पे विकास तेजी से होगा। बिहार में क्यों वृद्धि दर ज्यादा है? क्योंकि वह बहुत ज्यादा अक्सर या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे तो आप तुरंत लोगे कि बिहार का है, लिख देंगे। क्वेश्चन पूछा जाए कि आखिर में बिहार की जो ग्रोथ रेट है वो ज्यादा क्यों है? क्या वाकई में वहां पे बहुत ज्यादा विकास हो रहा है? दरअसल में ध्यान रखिएगा, आंसर आपका यही होना चाहिए कि सर वहाँ पे विकास बहुत जो है मंद गति से हुआ था, वहाँ पे बहुत तो पिछड़ा है, इसलिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा पिछड़ा वहाँ पे थोड़ा सा भी अगर प्रयास दिखाई देता है तो वहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो अपेक्षाकृत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जहाँ पे पिछड़ापन होगा, जैसे मान लीजिए, जैसे आप अभी देखेंगे 2020-21 का जो वित्तीय वर्ष था वहाँ पे जीडीपी की वृद्धि दर नकारात्मक स्थिति में थी, नकारात्मक में थी, और वहीं पे 21-22 में आप देखेंगे 8.5 पहुंच गई। क्यों? क्योंकि विकास बहुत कम हुआ, तो ग्रोथ उसकी तुलना में क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन विकास होता ही रहे तो ग्रोथ रेट में क्या आ जाएगी? आज विकसित देशों में ध्यान रखिएगा, जितने भी विकसित देश है वहां की जीडीपी की वृद्धि दर 5% से अधिक कोई नहीं पा रहे। उनको अपनी जो ग्रोथ रेट जो पिछला है उसी को मेंटेन कर ले, वो वही उनके लिए चैलेंज का काम। और भारत में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट, क्यों? यहाँ पे पिछड़ापन है तो संसाधन उपलब्ध है, लोग उपलब्ध है, तो ग्रोथ ज्यादा होगा ही। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक पॉइंट लिख लीजिएगा। 2022-23 में 2022-23 में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला क्षेत्र स्वास्थ्य एवं सेवा क्षेत्र था। स्वास्थ्य एवं सेवा क्षेत्र। अच्छा, भारत का सबसे अमीर जिला कौन सा? केरल वो तो राज्य होता है। जिला सबसे अमीर जिला जयपुर। हाँ, लिख लीजिएगा, भारत का सबसे अमीर जिला है जयपुर। सर वहाँ पे क्या रीजन होगा जो ये वहाँ पर्यटक ज्यादा सीधी सी बात है, वहाँ के राजा महाराजा के रजवाड़े जाता है, वहाँ पे आज भी ढेर सारे महल वगैरह हैं, ठीक है ना? जयपुर। अच्छा, ध्यान रखिएगा बेटा, अब यहाँ पे कई चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज क्या? एक तो सबसे ज्यादा जीडीपी किसकी है? किसकी है? महाराष्ट्र की। सबसे ज्यादा जीडीपी में वृद्धि करने वाला राज्य? सबसे अमीर जिला कौन है? अब प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा किस राज्य की है? नहीं, प्रति व्यक्ति आय वाला सबसे ज्यादा जो है वो गोवा है। विकसित, सबसे ज्यादा विकसित राज्य कौन सा है? केरल है। कहीं पे नोट कर लीजिए, सबसे ज्यादा विकसित पूछा जाए तो केरल। जीडीपी सबसे ज्यादा तो महाराष्ट्र। हाँ,
प्रति व्यक्ति आय लिखा है। देखिएगा प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम। सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होती है। हम लोग तो राष्ट्रीय आय के बारे में हम लोगों ने देख लिया। देखिएगा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति देखिएगा प्रति व्यक्ति आय बराबर, प्रति व्यक्ति आय बराबर प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या। ध्यान रखिएगा कभी कभी ऑप्शन देता है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। क्या दे देता है? वास्तविक आय। वास्तविक आय जब ऐसे पूछा जाए तो ऑप्शन में आप ये भी दिया होगा, तब क्या लगाएंगे? प्रति व्यक्ति है ना, यहाँ पर कुल राष्ट्रीय, कुल वास्तविक, वास्तविक राष्ट्रीय आय। कुल क्या लगाएंगे? कुल वास्तविक राष्ट्रीय आय। ठीक है ना। वास्तविक से मतलब क्या हुआ? वास्तविक से मतलब यहाँ पे हुआ रियल में, रियल पर कैपिटा इनकम क्या है ना। तो रियल में पर नेशनल इनकम हमको मालूम और फिर बटे जनसंख्या। मतलब अगर वास्तविक है तो वास्तविक राष्ट्रीय में लगाएंगे और वास्तविक नहीं है तो राष्ट्रीय में वास्तविक लगाने की जरूरत है। बात समझ में आ रही है? और जबकि आपके ऑप्शन में एग्जाम में ऐसा होगा तो ऐसे में नहीं है कि आपको प्रति व्यक्ति आय पूछा है तो कुल राष्ट्रीय आय ही लगाएंगे, वास्तविक नहीं लगाएंगे। वास्तविक पूछा है तो वास्तविक वहां पे जोड़ करके ऑप्शन को तब सही मानिए। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो अब ये तो फार्मूला हो गया। अब हम देखिए विश्व के स्तर पर देखिएगा सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश लग्जमबर्ग। विश्व में कौन सा है? लग्जमबर्ग। दूसरे स्थान पर आयरलैंड, दूसरे स्थान पर आयरलैंड। तीसरे स्थान पर सिंगापुर। तीसरे स्थान पर सिंगापुर। चौथे स्थान पर कतर, कतर। कौन है? कतर। ठीक है ना। ये विश्व में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले। और ध्यान रखिएगा किसी भी देश की वास्तविक पहचान, व्यक्तियों की वास्तविक जो है जीवन स्तर का पता प्रति व्यक्ति आय से ही लगता है। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा जितना ही अधिक प्रति व्यक्ति आय होगी उसका उतना ही जीवन क्या होगा? उच्च स्तर का होगा, स्टैंडर्ड होगा। अब चूंकि भारत एक बड़ा सा देश है, बड़ी सी आबादी है, तो ओवरऑल सब प्रोडक्शन तो होता है और जो जीडीपी के मामले में हम देखते हैं हम विश्व में अपने आप को छठे स्थान पर पा लेते हैं। लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम देखें हम कहाँ पे हैं। प्रति व्यक्ति आय हमारे देश के लोगों की वास्तविक जीवन स्तर को इंगित करता है। तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम एकदम निचले देशों की श्रेणी में शामिल हैं। इसीलिए कहा जाता है भारत में संपदा तो है, संसाधन तो है, लेकिन फिर भी भारत के लोग क्या है? गरीब।
बात समझ आए? अच्छा, लग्जमबर्ग में क्या है, संसाधन हमसे कम है, आय हमारे सामने तो कुछ नहीं है, लेकिन संख्या भी बहुत कम है। जब संख्या कम है तो उनकी प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हमारे पास जीडीपी के मामले में, संसाधन के मामले में, आय के मामले में हम विश्व में 5वें स्थान पे, लेकिन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा लेकर के बैठे, इसलिए प्रति व्यक्ति आय क्या आ जाती है ना। तो अब लिखिएगा भारत की प्रति व्यक्ति आय सीएसओ के अनुसार, सीएसओ के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पे कब 2022-23 में 98,374, कितना, 98,374 रुपए है। एक स्थिर मूल्य पे है, किस मूल्य पे बेटा, स्थिर मूल्य, स्थिर मूल्य कौन सा वर्ष लिया गया है, स्थिर मूल्य 2011 और 12 ही है। और कौन बताता है, सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा एक कहा जा रहा है भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 98,374। भारत की क्या है, प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है ना, लिख लीजिएगा 2022-23 में 2022-23 में भारत की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर 6.3% है, 6.3%। कितना, 6.3। नहीं, ये 2011-12 ये आधार वर्ष है, और ये डाटा है 2022-23, हमने तभी तो बोला है 2022-23 में। ठीक है ना, वह इस ईयर के रिस्पेक्ट में बताता है। ठीक है ना, स्थिर मूल्य को लेता है, समझ रही हैं? ठीक है, अब आधार वर्ष है, बेस ईयर है। ठीक है ना, लिख लीजिएगा 2022-23 में चालू मूल्य पर या प्रचलित मूल्य पर चालू मूल्य पर या प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 1,72,276, 1,72,276 रुपए। ये क्या होते हैं, ये वार्षिक होते हैं, ध्यान रखिएगा, वार्षिक की, इसको भी वार्षिक की हम कहेंगे, एक दिन एक महीने की नहीं, 1,72,276 रुपए। ठीक है, अगर हम ये देखें तो लगभग डबल हो जाता है इस तरह मूल्य के तुलना में, है ना। जिसकी वृद्धि दर लगभग 16%, लगभग कितनी थी, 16%। कितनी थी, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है? ठीक है, चलो। तो अब सर्वाधिक के प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य कौन से, लिख लीजिएगा, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य कौन सा है, गोवा है। पहले स्थान पर कौन सा है, गोवा। दूसरे स्थान पर दिल्ली है, दूसरे स्थान पर कौन सी है, दिल्ली है। तीसरे स्थान पर सिक्किम है, चौथे स्थान पर चंडीगढ़, पांचवें स्थान पर हरियाणा,
कहाँ पे है? हरियाणा। आप देख रहे हैं प्रति व्यक्ति आय के मामले में अगर हम देखें तो राज्यों में सबसे ज्यादा किसका है? गोवा का। दूसरे स्थान पर किसका है? दिल्ली तो राज्य तो है नहीं। राज्यों की बात करें तो कौन होगा? सिक्किम। तीसरे स्थान पर कौन है? अगर राज्यों की बात करेंगे तो गोवा, सिक्किम, हरियाणा। क्रम से पूछ लेगा तो कर लेंगे ना, 3 ही 4 तो पूछता है। और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा और दूसरा चंडीगढ़। पर्याप्त हो गया। अच्छा, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो लिख लीजिएगा, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य बिहार है। अच्छा, सबसे ज्यादा अगर हम कहें प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा? लीजिएगा, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला हरिद्वार है। हरिद्वार। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला शिवहर जिला है। हाँ, बिहार के बारे में ज्यादा जानती है, लग रहा है बिहार से ताल्लुक आता है। बिहार की हो? जब पेपर दिया था कौन है? शिवहर जिला है। हाँ? देहरादून, अरे सॉरी, हरिद्वार। हरिद्वार। और कौन सा सबसे कम कौन है? शिवहर, बिहार का है। चलिए, अगर हम ये कहें कि जो राष्ट्रीय आय, इस राष्ट्रीय आय के बारे में कुछ चीजें और बताएंगे जो बहुत बेसिक है, जिसे कम लोग जानते हैं, जिसे आप, ठीक है। ये जो आय हमारी होती है, इस आय का क्या होगा? दो, या तो उपभोग किया जाएगा या तो क्या किया जाएगा? ये आय क्या होती है? इस आय को हम 2 भागों में देखते हैं, या तो क्या करेंगे, या तो उपभोग करेंगे या तो क्या करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, बात आती है कि हमारे देश में बचत कितना है और क्या है उपभोग कितना। मतलब ये स्थिति ये बताएगी हमको कि हमारे देश के लोग जो हैं वो अपनी आय का कितना भाग कंजप्शन पे खर्च करते हैं, ठीक है। तो हमको मालूम हो जाएगा बचत। अगर ये हमको मालूम हो जाए कि बचत कितना है तो दूसरा मालूम हो जाएगा क्या है। तो हमारे देश में ध्यान रखिएगा, जो बचत है कुल आय का 30% ही बचत होता है और बाकी 70% क्या होता है? क्या होता है? उपभोग। यदि आप अपनी आय का भी 30% से ज्यादा बचत कर लेते हैं तो समझिए कि राष्ट्रीय स्तर में से ज्यादा आपकी बचत है। अगर कम करते हैं तो समझिए कि कम। समझ रहे? अच्छा, ये इसलिए इम्पोर्टेंट डाटा महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर ये बचत होता है तो एक आता है पूंजी निर्माण। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है? वह बचत पर ही निर्भर करता है। पूंजी निर्माण, अगर बचत कम होगी तो पूंजी निर्माण, और बचत ज्यादा होगी तो पूंजी निर्माण। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या है? ये हमारी बचत है। और इसके अलावा जो हमारा पूंजी निर्माण है, कुल जीडीपी का कितना है, कुल आय का कितना है, तो वह ध्यान रखिए जो निर्माण क्या है हमारा निवेश है, इसे क्या कहते हैं? पूंजी निर्माण को भी निवेश कहते हैं। और ये निवेश हमारा कितना है? निवेश हमारा 32 क्या है?
कहेंगे सर ये तो बचत हमने कम किया, निवेश से ज्यादा कैसे होगी? हाँ? ब्याज नहीं लगा सर। क्या मिला होगा? ब्याज, लाभ। अच्छा, लाभ आय में नहीं जुड़ेगा। दरअसल में जो बचत होती है, जरूरी नहीं कि जो बचत है 100% तो निवेश हो ही है, ये भी ध्यान। हाँ, इन्वेस्टमेंट मतलब ये जो बचत किया हमने कहीं कहीं पे निवेश किया, जिससे कि हमारे देश में उद्योग धंधों का विकास होता है। बैंकों में भी हम रखे हैं तो एक प्रकार का निवेश है, कहीं पे म्यूचुअल फंड में लगाए हैं निवेश है, कोई रोजगार स्थापित कर रहे हैं निवेश है। तो ध्यान रखिएगा निवेश हमारा 32% है, और ये 32% ध्यान रखिएगा ये निवेश जो हमारा कहाँ से बढ़ जाता है। जैसे हम लोग एफडीआई कराते हैं, वो तो हमारे देश की आय तो नहीं है ना, तो एफडीआई वाला कहाँ पे जाएगा? निवेश में जाएगा कि नहीं जाएगा ना, इसलिए वो बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो आपको इतना ध्यान रखना है, इतनी हमारी बचत है, इतना हमारा निवेश। क्या है? निवेश। अब बात आती है बचत। सबसे ज्यादा जो बचत हमारी है वो किस क्षेत्र में है? लिख लीजिएगा, देश में सर्वाधिक बचत देश में सर्वाधिक बचत घरेलू क्षेत्र में है। घरेलू क्षेत्र में जो कुल का 70% है। कुल का कितना है? अच्छा, अगर ये बात हम करें कि देश की कुल आय में या कुल जीडीपी में, ठीक है ना, दो क्षेत्र काम करते हैं, तो सरकार है और दूसरा कौन है? निजी क्षेत्र है, यही तो है ना। तो देश की कुल आय में निजी क्षेत्र का योगदान कितना है? लिख लीजिएगा, देश की कुल आय में निजी क्षेत्र का योगदान 80%, तो सरकारी क्षेत्र का योगदान कितना होगा? 20%। एक शब्द प्रयोग में आता है बेटा, पूंजी उत्पाद अनुपात, कैपिटल आउटपुट रेशियो। क्या है? कैपिटल आउटपुट रेशियो। कैपिटल आउटपुट रेशियो पूंजी उत्पाद अनुपात। एक पूंजी उत्पाद अनुपात क्या है और पूंजी उत्पाद अनुपात से हम क्या अंदाजा लगाते हैं? ठीक है ना, ठीक है। देखिएगा, पूंजी उत्पाद अनुपात से आशय, पूंजी उत्पाद अनुपात से आशय एक इकाई पूंजी से होने वाला कुल उत्पादन है। होने वाला कुल उत्पादन है। होने वाला कुल उत्पादन है। मतलब एक इकाई, जो एक यूनिट हमारी जो कैपिटल है, पूंजी है, उस पूंजी को हम लगाते हैं तो एक साल में वो पूंजी बढ़ करके कितना हो जाता है, कितना गुना हो सकती है। ये हमारा क्या होता है? पूंजी उत्पाद। और पूंजी उत्पाद अनुपात निकालने के लिए लीजिए, पूंजी उत्पाद अनुपात बराबर, पूंजी उत्पाद अनुपात बराबर कुल बचत बटे, कुल बचत बटे जीडीपी की वृद्धि दर या राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर। जीडीपी की वृद्धि दर या राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर। इसका मतलब ये है हमारा बचत कितना है? 32। कितना है? 32। और हमारे देश में जो जीडीपी की वृद्धि दर कमोबेश अगर देखा जाए कभी 8.5 हो रही है,
तो कभी 7.2 हो रही है, 7.5 हो रही है। दशकों में आप देखेंगे तो कभी क्या है 8.5 है तो 8.3 है, यही तो देखेंगे ना। अगर हम मान ले 8 के लगभग, तो हमारा पूंजी उत्पाद क्या हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा, 4। तो लिख लीजिएगा वर्तमान में भारत में पूंजी उत्पाद अनुपात लगभग 4 है। पॉइंट में ऊपर नीचे हो सकता है, लगभग कितना है, 4 है। अब ये पूंजी उत्पाद अनुपात जो तकनीक है, ये 2 चीजों पे आपको वो करती है कि हम इससे कौन सा तकनीक अपनाएं। 2 तरीके के हमारे देश में प्रोडक्शन होंगे। एक ऐसा प्रोडक्शन जिसमें पूंजी ज्यादा लगती है, उसे क्या कहेंगे, पूंजी गहरापन तकनीक, कैपिटल इंसेंटिव टेक्नोलॉजी। जहां पे पूंजी श्रम की तुलना में ज्यादा लगे उसे क्या कहेंगे, कैपिटल इंसेंटिव टेक्नोलॉजी या तकनीक कहेंगे, उसे पूंजी गहरापन तकनीक कहते हैं। और दूसरा क्या होता है, लेबर इंसेंटिव टेक्नोलॉजी, जहां पे लेबर ज्यादा लगते हैं। तो हमारे देश में करना किस पे चाहिए, वैसे तो फायदे तो होंगे किस पे, पूंजी लगा करके प्रोडक्शन को बढ़ाएं, लेकिन देश में बेरोजगारी गरीबी को दूर करने के लिए हमको श्रम वाले पे भी फोकस करने की जरूरत होनी चाहिए। अपन ऐसा कौन सा सेक्टर ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आप सब लोग टेक्नोलॉजी की तरफ चले जाइए, वहां पे कम लोग होंगे, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। और वहीं पे दरी बनाने वाला काम में चले जाइए, यहाँ पे क्या है, जो दरी बनाने का काम है या जो हस्तशिल्प का काम है ना, इस सब में क्या है, इसमें लेबर इंसेंटिव टेक्नोलॉजी ज्यादा है, इसमें लेबर ज्यादा प्रचलित लगते हैं। अच्छा, लेबर इंसेंटिव टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा महत्व इसलिए रखता है क्योंकि इसी से गरीबी बेरोजगारी आदि क्या होते हैं, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे पूंजी गहरापन तकनीक ये भी लिख लीजिएगा, लिखाने की जरूरत नहीं है, समझ में है, लेकिन लिखे रहेंगे तो मालूम रहेगा कि हाँ ये कुछ है। पूंजी गहरापन तकनीक, और दूसरा क्या है, श्रम गहरापन तकनीक, इन दोनों को ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा, चालू मूल्य पर भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, चालू मूल्य पर 172 लाख करोड़, कहीं से हम शायद उसको नहीं लिखा थे, कहीं पे लिख लीजिएगा, चालू मूल्य पर भारत की कुल जीडीपी है ना, देश की कुल जीडीपी कितनी थी, 172 लाख करोड़। इस तरीके से ये जितनी चीजें समझाई गई, समझ में आया, समझ में आया, तेजी से बोलिए भाई। कुछ पूछना है, नहीं पूछना है, चलिए तो आज की क्लास यहीं तक, ठीक है ना। और हम लोग नेक्स्ट जब भी कोई क्लास मिलेगी, ठीक है ना, तो हम लोग फिर इसी करंट अफेयर्स इकोनॉमी के साथ